अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, बात करेंगे आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समात के अहवाल के हवाले से, और उस समात के अंदर जो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब के दलाइल थे वो आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे क्या वाकई मुनखरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई वोट डालने के बाद होगी और क्या वाकई मुनखरिफ अरकान वोट डाल सकेंगे, उनका वोट काउंट भी होगा। इसी प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट और डटे हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त सियासी सूरत हाल बहुत तल्ख होती जा रही है, हुकूमत के तहादियों की जानिब से मुशावरत का सिलसिला भी जारी है और उधर MQM पाकिस्तान ने फैसला किया है कि भी फिलहाल हमने कोई फैसला नहीं किया है, वो अभी तक सोच विचार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मुशावरत का अमल जारी है, लेकिन वजीर आज़म अपनी तरफ पुरज़्म है। वो ये कह रहे हैं कि तहादी उनके साथ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की बात की है। वो ये कह रहे हैं क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, इलेक्शंस हो सकते हैं। सो ये बात क्यों इस वक्त हो रही है कि अर्ली इलेक्शंस भी हो सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम होती है तो वज़ीर आज़म को इतना यकीन क्यों है, और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है, कौन किसको सरप्राइज दे सकता है। ये सरप्राइज हुकूमत के लिए होगा या ये सरप्राइज ऑपोजिशन के लिए होगा। उसके साथ साथ बात करेंगे क्या हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान मफाहमत की कोई गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में बहुत सारी ऐसी बातें भी रेगुलेट कर रही है कि कहा जा रहा है कि हुकूमत और ऑपोजिशन आपस में मफाहमत कर ले, आपस में डायलॉग करें और मामले को मिलजुल कर हल किया जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है, और अगर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात होते हैं तो ये जीत किसकी होगी, कौन ज्यादा नंबर्स लेकर सामने आएगा। और इसके साथ साथ महंगाई मुकाओ मार्च जो ऑपोजिशन करने जा रही है, मुस्लिम लीग नून ने अपना कंटेनर तैयार कर लिया है और डेट्स भी सामने आ चुकी हैं। और उसके साथ साथ बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मुहिम चल रही है, इसके ऊपर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे मुतालिक तहकीकात का आगाज हो चुका है। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जाट, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार असदुल्ला खान साहब। असद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का आपने टाइम दिया। असद, पूछूंगी आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर जो आज समात हुई है, मैं चाहूंगी आप सबसे पहले जो समात है उसका अहवाल अवाम के सामने रखें, फिर इसमें 1 बाय 1 करके बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ज़ाहिर है सबसे पहले आधा घंटा तो लग गया वो जो रेड जोन में हसास जगह पर जलसे करने का मामला था, तो वो तो मामला निपटा दिया गया। लेकिन उसके बाद आज 1.5 घंटे तक उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो हैं वो दलाइल दिए हैं। अब अटॉर्नी जनरल का जो मेन फोकस था वो था कि जमहूरियत जो है, जमहूरी निज़ाम है, उसको कैसे प्योरीफाई किया जा सकता है, ये फ्लोर क्रॉसिंग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और उन्होंने 1992 के ख्वाजा अहमद तारिक रहीम के केस का हवाला भी दिया कि जब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था तो उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा ये 1992 की बात है और आज हम दोबारा खड़े 2022 में इस पर बात कर रहे हैं, यानी इतने सालों में वहीं के वहीं खड़े हैं और बहुत कुछ इसमें हो चुका है इस दौरान में, और फिर हम भी खड़े बात कर रहे हैं। तो इसलिए चीफ जस्टिस जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है खालिद जावेद खान साहब, वो चाहते हैं कि इस मामले को वंस फॉर ऑल जो है वो निपटाया जाए और चीज़ें तय की जाए। यही वजह है कि जब बलूचिस्तान की बात आई एक जगह पर कि बलूचिस्तान, एक जज साहब ने पूछा कि बलूचिस्तान में भी तो यही हुआ है, तो उस पर उन्होंने खालिद जावेद खान साहब ने जवाब दिया कि वहाँ पर हुआ तो किसी ने आर्गू नहीं किया, और अब अगर यहाँ पर चीज़ें तय हो जाएंगी तो दोबारा, और इसी वजह से वो पतली गली से निकल गई, उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, और अब यहाँ पर जब डिफाइन हो जाएगा तो दोबारा वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यानी एक दफ़ा ये हिस्टोरिक मोमेंट है, यहाँ पर चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी तो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। एक मौके पर जाकर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये वाजे किया कि बुनियादी तौर पर हमें दो चीज़ों को देखना है। एक तो जाहिर है अटॉर्नी जनरल ने शुरू में वो सवाल पढ़ के सुना दिया जो उन्होंने, जो अदालत के सामने रखे गए हैं, रेफरेंस में जो पॉइंट्स लेकर गए हैं वो सबसे पहले उन्होंने पढ़ के सुनाए। लेकिन डिस्कशन के दरमियान में जाकर, आर्गूमेंट्स के दरमियान में जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा कह दिया, उन्होंने कहा दो चीज़ें हमारे सामने हैं। एक तो है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कितने अरसे के लिए है ये नाअहली, ये डीसीट होने का मामला है, अगली टर्म में दोबारा आ जाएंगे, या 5 साल के लिए नाअहल हैं या ताहयात नाअहल हैं। एक तो ये जो है वो डिफाइन होना है। दूसरा उन्होंने कहा कि व्हेन डज इट स्टार्ट, ये शुरू कब से होगी। यानी एक शख्स ने, एक पार्लियामेंट के मेंबर ने अगर ये फैसला कर लिया कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दूंगा तो तभी से वो नाअहल हो जाएगा, या फिर अगर वो वोट डालने चला जाएगा तो हो जाएगा, या वोट डाल देगा तो हो जाएगा, या उसका वोट काउंट होगा या नहीं होगा। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, और ये जजेस ने अपना माइंड क्लियर किया कि हमें ये चीज़ देखनी है। एक चीज़ जो आज रिपोर्ट होती रही, मैं समझता हूँ अदालत में, मीडिया में,
चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के हवाले से कि उन्होंने कहा कि यानी वोट डाले बगैर 63A ट्रिगर ही नहीं हो सकता, ये उनके बयान के तौर पर इसको चलाया गया। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इस्तफहामिया अंदाज में उन्होंने पूछा था, एक क्वेश्चन के अंदाज में। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जब तक 63 यानी जब तक वोट नहीं डाला जाएगा तब तक 63A ट्रिगर ही नहीं होगा, तो यानी वोट तो पड़ेगा। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाँ वोट डलेगा, लेकिन वो वोट काउंट होगा या नहीं होगा इसकी तशरीह होना बाकी है। तो मेरा ख्याल है अगर आधी खबर चला दी जाएगी और अटॉर्नी जनरल का हाँ के बाद वाली बात नहीं चलाई जाएगी तो उसका मतलब तब्दील हो जाएगा। तो ये जो बात है कि जी कि वोट तो डलेगा लेकिन ये वोट काउंट होगा या नहीं होगा, तो अगर जब वोट काउंट नहीं होगा तो डलना या ना डलना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर डल भी जाएगा तो काउंट तो नहीं होगा, फिर तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। एग्जैक्टली यही तशरीह के लिए अटॉर्नी जनरल चाहते हैं कि अदालत इसकी तशरीह करे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके अलावा आज एक और हवाला भी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने दिया। उन्होंने 1993 के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ केस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी गई, गुलाम इसाक खान साहब के साथ ज़ाहिर है उनके प्रॉब्लम्स थे। तो जब नवाज शरीफ को हटा दिया गया तो उन्होंने अदालत से रुजू किया और अदालत ने उनकी हुकूमत को बहाल किया, ये कहकर कि एक शख्स 5 साल के लिए मुंतखब होकर आया है तो ये 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करेगा। हालांकि उनको हटाने का इख्तियार जो है उस वक्त के सदर के पास मौजूद था, गुलाम इसाक खान के पास, लेकिन फिर भी अदालत ने इसकी तशरीह की कि नहीं, एक शख्स 5 साल के लिए मुंतखब होकर आया है तो 5 साल से पहले उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। टर्मिनेशन का वर्ड इस्तेमाल किया आज अटॉर्नी जनरल ने। तो इस केस को रेफरेंस बनाकर हवाले के तौर पर पेश किया गया और कहा कि जब उस वक्त 1993 में, वो तो फिर बाद के सियासी हालात अलग हैं कि लड़ाई इतनी बड़ी कि फिर आर्मी ने उस वक्त के आर्मी चीफ ने इंटरवीन किया और दोनों को घर भिजवा दिया, वो एक अलग मामला। लेकिन अदालत का बहरहाल एक प्रेसिडेंट के तौर पर एक डिसीजन मौजूद है। तो उसका हवाला भी दिया गया कि जब उस वक्त एक वज़ीर आज़म को 5 साल की मुद्दत पूरी करने का फैसला दिया गया था तो आज भी एक वज़ीर आज़म को 5 साल की मुद्दत पूरी करनी चाहिए। यही वजह है कि अटॉर्नी चाहते थे कि 2-3 आइन के आर्टिकल्स को मिलाकर देखा जाए, 62 को 63A के साथ और फिर 95 के क्लॉज 6 के साथ मिलाकर देखा जाए। और इस पर को जस्टिस एजाजुल हसन ने बड़ी इंपॉर्टेंस दी, खासतौर पर 95(6) को। उन्होंने बार बार पूछा कि क्या आप ये चाहते हैं कि इसको मिलाकर पढ़ें, तो उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं इसको मिलाकर देखें। तो इन आर्टिकल्स को मिलाकर देखकर ये अभी पॉइंट एस्टैब्लिश होना है, अभी तो आगाज हुआ है। और खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम ये 2-3 दिन में मामले को समेट पाएंगे, यानी कि इस मामले को हल करने के लिए भी टाइम चाहिए होगा। तो सिद्दीक, अगर मैं आपकी तरफ मूव करूं, इसी मामले के ऊपर नून लीग और JUI फे ने पे तहरीरी जवाब भी जमा करा दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट बार भी ऑब्वियसली इसको देख रही है। तो आप क्या अभी समझ रहे हैं जो अटॉर्नी जनरल साहब के आज के दलाइल थे वो कितने स्ट्रांग थे? देखिए, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ये कहना चाहिए कि आज उन्होंने ज़बरदस्त दलाइल दिए, ज़बरदस्त उन्होंने अपना केस लड़ा और वो अदालत के कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का सवाल है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने वो सवालात उठाए जिन सवालात पर जजेस ने बहुत से सवालात पर उनके साथ इत्तफाक किया। मसलन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो आइन है वो ये कहता है कि पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है तो वो पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम होगा पार्लिमानी निज़ाम ये बुनियादी ढांचा है। अब मसला ये है कि ये बुनियादी ढांचा जो है ये कहाँ पे खड़ा है, ये सियासी जमातों के ऊपर खड़ा हुआ है, क्योंकि सियासी जमातें इलेक्शन जीत के आती हैं और वो आगे हुकूमत बनाती हैं। तो सियासी जमातें जो हैं अगर वही इतनी कमज़ोर हो जाएंगी, और ये कहा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कि सियासी जमातें इंस्टीट्यूट्स की तरह हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और जब आप इनको कमज़ोर करेंगे तो इससे तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। और आज अगर एक जमात की हुकूमत गिराने के लिए दूसरी जमात 20 बंदे खरीद लेती है, कल को तो फिर कोई और जमात बल्कि सिद्दीक उनका एग्जैक्टली जुमला था कि हमारा जमहूरी निजाम जो है ये पार्टी सिस्टम के पिलर पर खड़ा है। तो वो पार्टी सिस्टम को बड़ी इंपॉर्टेंस दी उन्होंने आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उन्होंने ये कहा कि देखें, जब कोई टिकट लेता है किसी भी जमात का तो उसको पता है कि आर्टिकल 63A मौजूद है, और उस आर्टिकल 63A में क्या लिखा हुआ है कि आप आईनी तरमीम के ऊपर, आप वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के ऊपर, आप वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के मामले पर, और आप जो है वो बजट के मामले पर आप अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के साथ खड़े होंगे, आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये कहते हैं कि भाई अगर किसी को ज्यादा उसका ज़मीर तंग कर रहा है तो उसका एक आसान तरीका है, ऑनरेबल तरीका है कि वो मुस्ताफी हो, अवाम में जाए, दोबारा जीत कर आए। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि ये कैसे, आप देखें ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स इमरान खान के नाम पर, तहरीक इंसाफ के निशान पर वोट लेकर आया है, और अब वो कहता है कि मैंने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल होने, मैंने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए मुखालफिन के साथ खड़े होने। उन्होंने कहा कि वो फिर मिसाल आई कि एक शिप है, वो उस शिप को डुबोने के लिए
जो है वो उससे उतर रहा है। उन्होंने कहा नहीं, वो ना सिर्फ ये कह रहा है कि मैं इस शिप से दूसरे शिप में जा रहा हूँ, क्योंकि बल्कि ये बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि एक शिप से उतर के वो दूसरे में जा रहा हूँ। उन्होंने कहा सिर्फ ये नहीं है कि वो दूसरे शिप में जा रहा है, वो कह रहा है मैं उसमें जाऊंगा और इसको दबाऊंगा। और फिर वो इंपॉर्टेंट मामला है कि वोट का क्या होगा, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात की अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि देखें, एक शख्स फायर करता है, फायर जब वो शख्स करता है तो फायर तो उसने कर दिया, उसको तो आप सजा देंगे ही देंगे ना कि इसने फायर कर दिया। आगे वो फायर कहां जाके लगा है, किसको जाके लगा है, क्या हुआ है, वो अलग मामला है। कहना वो ये चाहते हैं कि एक शख्स वोट अगर डाल देता है और उसका वोट काउंट करना है या नहीं करना, ये तय करेगा स्पीकर। ये इस्तेहकाक है, इख्तियार है स्पीकर का। लेकिन उसने क्योंकि डिफेक्शन कर दिया है तो उसको आप सजा जरूर देंगे। और उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि, और ये बात इमरान खान साहब ने कल भी कही थी। देखिए, इमरान खान साहब का एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल उन्होंने हमारे साथ मुलाकात में कही थी कि अगर किसी भी बैरूनी कुव्वत ने किसी भी हमारे जैसे मुल्क के अंदर अगर उसकी हुकूमत गिरानी है और उसको 20 लोगों को खरीद के हुकूमत वो गिरा सकता है, तो उसको क्या जरूरत है इराक में जो उसने सद्दाम को निकालने के लिए किया, उसको क्या जरूरत है इतनी बड़ी जंग करने की। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है वो इस पॉइंट के ऊपर एक आजाद खारजा पॉलिसी है और एक सुपर पावर के खिलाफ है पाकिस्तान की पॉलिसी, तो वो यहाँ पे आगे इस वक्त दो सिचुएशंस हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जहां पर पार्टी लाइन को या पार्टीशिप को बहुत ज्यादा प्रमोट करी है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि दैट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पिलर, और दूसरी तरफ अब बहस ये भी है कि जो अरकीन है उनका वोट काउंट हो सकेगा, वो इंडिविजुअली वोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये दो इस वक्त मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं जिनके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अब इसका जो नतीजा होगा वो क्योंकि आज ये पूछा उमर रज़ा बंदियाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि ये बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि ये अर्जेंट है और ये वोटिंग से पहले इसके ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ही अर्जेंट है, उससे पहले होना चाहिए। दोनों पार्टियों ने इत्तेफाक किया। इसलिए कल उमर रज़ा बंदियाल साहब ने समाअत रखी है जुमे के बाद। हालांकि जुमे वाले दिन कल एक जज साहब काजी अमीन साहब रिटायर हो रहे हैं, उनका रेफरेंस भी है, उसके बावजूद जुमे के बाद रखा है। और हम ये देख रहे हैं कि उमर रज़ा बंदियाल साहब जो हैं वो जितनी तेजी के साथ मुकदमात को निपटा रहे हैं और जो लार्जर बेंच बन रहे हैं वो 1 बजे के बाद बनते हैं। जजेस 1 बजे के बाद बैठ के 3 बजे 4 बजे तक केसेस सुनते हैं, ताकि जो आम साइलिन हैं जो सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट इस वक्त उनको तरजीह दे रही है कि जो इतने दूर दराज से आते हैं, ताकि उनके केसेस जो है वो डिले ना हो। और अगर आप उमर रज़ा बंदियाल साहब जब से आए हैं, अगर आप देखें तो बड़ी तेजी से वो जो है वो केसेस को निपटा रहे हैं, केसेस सुन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे क्योंकि पोलिटिकल इतनी ज्यादा चीजें चल रही हैं कि ना सिर्फ ये कि मुकदमात तेजी से निपटाए जा रहे हैं, बल्कि जिस तरह से उमर रज़ा बंदियाल साहब अदालती इस्लाहात के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से अपने जो साइलिन के आसानी के लिए चीजें कर रहे हैं, वो भी खासी खुशाइंद है और यही चीज थी जिसकी जरूरत थी। ठीक है असद, मैं आपकी तरफ मूव करूंगी। तमाम अभी जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि आप इसको बहुत डीपली और बहुत क्लोजली देख रहे हैं, सो अभी आपको क्या लग रहा है? एक तरफ तो ये मामला उन तमाम मुनखरिफ अरकान के लिए चल रहा है, लेकिन इत्तेहाद भी यहाँ पे बहुत मैटर कर रहे हैं। सो ये केस अगर रिजॉल्व हो भी जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तहरीक अदम एतमाद पर, या इत्तेहादी फिर भी मैटर कर रहे होंगे? देखिए, ये जो केस है ये इत्तेहादियों से मुतल्लिक तो है नहीं, ये जाहिर है अपनी ही पार्टी के लोगों से मुतल्लिक है जो पार्टी के टिकट पर जीते और पार्टी के साथ अब बेवफाई कर रहे हैं, या उन्होंने वफादारी का हल्फ उठाया था और अब वफादारी नहीं कर रहे, या 63A के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये केस उन्हीं से मुतल्लिक है। अगर वो अपोजिशन के नंबर इत्तेहादियों को साथ मिलाकर होते हैं तो ये तो हुकूमत खुद कहती है कि इत्तेहादियों की आइन का आर्टिकल 63 जो है वो इत्तेहादियों पे लागू नहीं होता, इत्तेहादियों के जरिए से अगर हुकूमत गिरती है तो वो गिर जाएगी। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं अभी और देख रहा था जो इंपॉर्टेंट आज आर्गूमेंट्स हुए हैं। मिसाल के तौर पे जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ने ये सवाल किया कि क्या ये जो एक्ट है ये एक परमिसिव फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है, यानी आइन क्या उनको ये इजाज़त नहीं दे रहा कि ठीक है आप अगर फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करें। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी इसी सवाल को दूसरे अंदाज में दोहरा के पूछा कि ठीक है अगर एक बंदा कहता है कि मैं पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा रहा हूं और फिर मैं कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करूंगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एग्जैक्टली यही हम कह रहे हैं कि वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यही तशरीह करनी है अदालत ने कि उसकी जो डिफेक्शन है फिर उसके बाद नाअहली है वो ताहयात है या नहीं होगी। तो यही तो वो कह रहे हैं कि हमने करना है अगर कोई फर्द जो है वो कर लेता है। फिर एक सवाल और भी हुआ कि क्या किसी शख्स को जो है, क्या किसी लेजिस्लेटर को बेशकली नाअहल करना चाहते हैं, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने अपना माइंड क्लियर किया कि जी हाँ हम तो चाहते हैं कि ताहयात नाअहली हो। तो उन्होंने पूछा कि क्या किसी लेजिस्लेटर को अपना एंगर दिखाने का कोई हक नहीं है कि अगर वो नाराज है पार्टी से, उनका जी अगर उसने एंगर दिखाना है तो फिर वो पार्टी रिजाइन करे, दोबारा से किसी और पार्टी का टिकट ले, वहां जाकर लड़े,
ये इसका एक आईनी रास्ता और तरीका है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एक ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है ना असद के अगर वो जो भी रुकन है, अगर उसका प्रॉब्लम ही रिजॉल्व नहीं होगा तो उसका क्या सोल्यूशन यही है कि वो पार्टी से रिजाइन करे, किसी और पार्टी का हिस्सा हो जाए? एग्जैक्टली, अटॉर्नी जनरल के मुताबिक तो यही है कि अगर आप अपनी पार्टी से नाराज हैं और आप समझते हैं कि आप, जैसे आप जनरली जो मुनहरिफ अरकान है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे काम नहीं हुए, हम हल्कों के लिए पैसे मांगते रहे, तकियाती बजट मांगते रहे, हम लोगों आवाम की भलाई के लिए कहते रहे, लेकिन हमारे काम नहीं हुए। अब ये उनका एक शिकवा है, सही है या गलत है वो एक अलग बहस है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि उनका काम नहीं हुए, अपने लोगों को वो अपना मुंह नहीं दिखा सकते, तो फिर अटॉर्नी जनरल के मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक, और वो उनकी आइन की तशरीह ये है कि ऐसे में उनके पास रास्ता ये है कि वो हुकूमत को छोड़ दें, वो इस्तीफा दें, सीट खाली करें, दूसरी पार्टी का टिकट लें और ज़िमनी इंतखाबात में आ जाएं। ठीक है, तो ये एक रास्ता जो है वो उनको दिखाई देता है। उसमें एक सवाल ये भी हुआ कि आप समझते हैं कि पार्टी हेड जो है उसको बादशाह बना दे, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम ये नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पर लोग लोटे बन जाएं। ये लफ्ज उन्होंने कमरा अदालत में इस्तेमाल किया। ठीक है असद, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया और बहुत डिटेल्ड आज की प्रोसीडिंग के ऊपर हमें डिस्कशन किया है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, बात करेंगे जो इस वक्त सियासी मैदान में तलखियां हैं और वजीर आजम एक तरफ पुरएतमाद हैं, इत्तेहादी भी इस वक्त मुलाकातें करें, तो ये इस वक्त पक क्या रहा है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइश ने भी ज्वाइन कर लिया। अदील, बहुत शुक्रिया, आप कल प्रोग्राम में नहीं थे। अदील, चूंकि ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 63 की तशरीह के हवाले से जो सदारती रेफरेंस से समाअत हुई है, मैं चाहूँगी इस पर आप भी अपना टेक दे दें, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। एक तरफ पार्टी ऑनरशिप की बात भी हो रही है और एक तरफ जो मुनखरिफ अरकान हैं उनके हवाले से बात हो रही है कि क्या वो वोट कास्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट होगा, काउंट होगा, नहीं होगा। इससे मैं चाहूँगी आप अपना टेक दे दें, फिर हम आगे मूव करते हैं। देखिए, आज जो 5 रुकनी बेंच में से ख़ास तौर पर 3 जज साहिबान का कंसर्न सामने आया, जो उनके सवालात की सूरत में था, जो उनके रिमार्क्स की सूरत में था, कि देखें कि पार्टी जो है ये भी एक इदारा है, सियासी जमातों के हकूक़ हैं, और पार्टी डिसिप्लिन से मुतल्लिक बड़ी बात होती रही कि अगर पार्टीज़ में डिसिप्लिन नहीं होगा और फिर आपके पॉलिटिकल सिस्टम में इस्तेहकाम कैसे आएगा। और हुकूमतें, एक जज साहब के रिमार्क से, जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के बहुत सारी जो जमहूरी हुकूमतें बहुत थिन मार्जिन के साथ उन्होंने अपनी जो सादा अक्सरियत बनाई होती है, तो इस तरह से करने लगे तो फिर तो हुकूमतें चल ही ना सकें। तो जमहूरी निज़ाम जो है उसके तसलसल के लिए पार्टी डिसिप्लिन की अहमियत पर काफ़ी रिमार्क्स आए और सवालात सामने आए, और इसमें जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जो सवालात थे, उनके रिमार्क्स थे, बड़ी अहमियत के हामिल थे। इसमें जो 3 सवाल हैं, देखें, ये लोग कह रहे हैं, पूछते हैं कि क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा। पहले बात ये समझनी की है कि ये एक सदारती रेफरेंस है, और ये सदारती रेफरेंस जो है, इसकी जो उन सवालात के जवाब जो 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने देने हैं, उसका इम्पैक्ट और होता है, कायनी पिटीशन जो होती है उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है। और एक सवाल दोनों में कॉमन है, उस कायनी पिटीशन में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। आज एक बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि जब अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि इस केस की समाअत कब रखी जाए, इससे पहले अपोजिशन कह रही थी कि हुकूमत ने डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए ये किया है और रेफरेंस दायर किया है। और उस वक्त अटॉर्नी जनरल जो हैं, जब रेफरेंस दायर करने से पहले, जब ये पिटीशन की समाअत हो रही थी, वो कह रहे थे कि नहीं, हमने ये डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे नहीं किया, बल्कि वो प्रोसीडिंग पैरेलल पार्लियामेंट की चलती रहेंगी, ये अलग से चलती रहेंगी। आज दिलचस्प और हैरानकुन बात ये थी कि फारूक एच नाइक साहब बड़े कंसर्न थे। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसका फैसला आना चाहिए पहले। उसकी रीजन ये है कि बहुत से अरकान जो इन्होंने तोड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने अरकान हैं, 2 दर्जन से ज्यादा अरकान हैं, इससे उन पे प्रेशर बढ़ रहा है। उसका जो हमें समझ आती है, क्योंकि वो अरकान ये कहेंगे कि देखें जी, फैसला महीने बाद आया, अगर उस राय में, उनकी राय में ये कह दिया गया कि ये तो फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन है, ये 10 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है, तो ये तो हम फंस जाएंगे, तो इसका फैसला पहले करवाएं। तो इसमें एक चीज तो आज ये सामने आई कि फ्री कैन ये चाहते हैं कि फैसला इसका जल्दी हो। अदालत ने भी ये केस, चूंकि कल
मुकर्रर किया है। कल 1 घंटे के लिए अदालत बैठेगी अगरचे, लेकिन कोशिश यही होगी कि अटॉर्नी जनरल साहब अगर कल इसको कंक्लूड कर लें, उसके बाद सियासी जमातों को सुना जाएगा। अच्छा, इसमें लेकिन आपको लगता है ये हो जाएगा इन सम डेज, क्योंकि 1 वीक का तो टाइम है मैक्सिमम? देखें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब अटॉर्नी जनरल साहब ने भी अभी देना है ना, और जो ज़ाहिर है अपोजिशन के लोग आएंगे, उन्होंने भी अपनी तैयारी की है, बड़े सीनियर वकला को इंगेज कर रखा है अपोजिशन की जानिब से। फारूक एच नाइक, मखदूम अली खान साहब, दूसरी जानिब रजा रब्बानी साहब भी इसमें आज पेश हो गए। तो इस पे चंद दिन लग जाएंगे, लेकिन अभी वोटिंग में काफ़ी दिन बज़ाहिर ऐसे लगता है हैं। लेकिन इसमें जो ये कहा जा रहा है ना जी, कि इसमें क्या अगर ओपिनियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन सवालों के खिलाफ आ गई तो फिर क्या होगा? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो चीजें जो अपने सियासी बयानिए में वो कह रही है, लेकिन यहां पर उन सवालों के जवाब कुछ और आते हैं, तो उससे भी फायदा उठा सकती है। मिसाल के तौर पर अरकान की डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात, जिस पर अटॉर्नी जनरल बहुत ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं, वो अरकान की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती तो इसका फायदा खुद हुकूमत को भी होगा। वो इस तरह से होगा कि अरकान को वोट डालने वाले मामले पे तो स्पीकर रूलिंग देंगे, अगर वो उनके लोग इसमें आते नहीं है, एब्सटेन करते हैं, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन से फिर आगे से बच जाएंगे। अगर उनके लोग तोड़े जाते हैं, ये भी दावा किया जा रहा है कि उनके लोग भी तोड़े जा रहे हैं, तो इस सवाल का जो जवाब है, ना की सूरत में डिस्क्वालिफिकेशन ना होने की सूरत में हुकूमत को भी हो सकता है। अच्छा, क्या वोट जो है वो काउंट होगा नहीं होगा? क्या वोट डालने से कबल वोटर को रोका जा सकता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है अटॉर्नी जनरल ने जिसका जवाब देना है, वो उमर अता बंदियाल साहब ने आज बात की। उमर अता बंदियाल साहब ने ये कहा कि आप एक वोटर को ये कैसे कह सकते हैं, उसकी आखिर उसकी भी एक रिस्पेक्ट है। आप किसी वोटर को कैसे कह सकते हैं कि आपने जो वोट डाल दिया उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, आप किसी खाते में ही नहीं आते? तो इस सवाल का जवाब, और जस्टिस मंदुखेल साहब के सवालात भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो इस सवाल का जवाब अटॉर्नी जनरल ने अभी देना है कि एक रुकन आ रहा है, वो वोट डाल रहा है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल यहां तक कह रहे हैं कि वो वोट डाला जा सकता है, लेकिन जनाब चीफ जस्टिस ने यह कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप कहेंगे जी इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो वोट डाल दें तो बस ये काउंट नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब अटॉर्नी जनरल ने कल अभी देना है। होनी भी है, और चूंकि एक तरफ जहां पर ऑपोजिशन ये दावा कर रही है कि हमारे पास हुकूमत के बंदे हैं, वहीं पर हुकूमत भी ये दावा कर रही है कि हमारे पास ऑपोजिशन के भी कुछ बंदे हैं। इस हवाले से शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज हुए जिनको राजी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। अच्छा मुकाबला है और आप अच्छी खबरें सुनेंगे आज के बाद से। अच्छा मुकाबला भी है, अच्छी खबरें भी हैं, और शेख रशीद साहब ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात के बारे में भी बात की है। तो सिद्दीक, आपको क्या लग रहा है कि ये शेख रशीद साहब जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं, इस हवाले से भी नाज़रीन पहले कुछ सुनवा देते हैं कि शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, फिर से बात करते हैं। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज्जत मिलती है, तो कोई इज्जत नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, और अगर अर्ली इलेक्शन हुए तो आपको पता लग जाएगा कि इमरान खान इस मुल्क में कितनी सियासी बड़ी ताकत के साथ आता है। एक तरफ शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के बंदे भी हमारे पास हैं, और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं, ये जो मुनखरिफ अरकान है ये अपनी खैर मना लें, ये इलेक्शन भी हो सकता है, तो फिर ये क्या करेंगे? सो ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात, क्योंकि सिद्दीक भी बार बार कहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। सो अदिल, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में अर्ली इलेक्शन की तरफ बात जा सकती है? देखिए, अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल को तसादुम से बचाना है तो इस वक्त अर्ली इलेक्शन ही वो वाहिद हल नजर आता है। उसकी रीजन ये है, देखें, अपोजिशन अपने सियासी कैरियर का बहुत बड़ा जुआ खेल चुकी है। उन सियासी जमातों के सर्वाइवल का मामला है, इमरान खान की जो जमात है उनका अपना जो सियासी कैरियर उनका मामला है, तो दोनों इसमें कूद चुके हैं। अब मामला ये है कि इस टेंशन ने आगे ये बढ़ती नजर आ रही है। टेंशन ये ऐसे नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा, मुझे इसमें किसी की हार जीत नहीं, बल्कि खुदा नखास्ता आगे मामलात जो हैं उस जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं जिनका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब इसमें क्या ऐसी चीज हो सकती है? कोई सालिस अगर इसमें आ जाए, अगर इसमें कोई सालिस आ जाता है तो सालिस क्या कहेगा कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस लें,
लेकिन अपोजिशन जिस मरहले में पहुंच चुकी है, जिस स्टेज तक अपोजिशन पहुंच चुकी है, ये तो उनके लिए सियासी मौत है कि यू टर्न लेना इस स्टेज पे। तो ऐसे में विन विन सिचुएशन। अच्छा, दूसरी जानिब जो सालिस अगर कोई इसमें आता है, वो क्या कहेंगे इमरान खान साहब को, जी आप पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो थोड़ा डाउन करें, आप इस मामले में बैठ के बात करें। लेकिन इमरान खान साहब तो रेडी नहीं है। इमरान खान साहब तो बैठ के बात करने के लिए तैयार ही नहीं नजर आते। वो तो कहते हैं इनके साथ बैठना जो है इनको एनआरओ देने के बराबर है। तो इसलिए एक जो चीज सामने आती है उसमें यह है कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए जो बनती नजर आती है वो अर्ली इलेक्शन की सूरत में ही आती है। तो लेकिन उस सूरत में अर्ली इलेक्शन का जो ऑप्शन है वो इमरान खान तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये तहरीक अदम एतमाद वापस लें, क्योंकि इमरान खान साहब अगर अभी असम्बलियां डिसॉल्व करने की पोजीशन में ही नहीं है जब तक ये मामला डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। अभी मैं देख रहा था कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये जो कल इजलास होने जा रहा है, कल होने वाले इजलास में ये तजवीज दी जा रही है जो पीटीआई के अरकान हैं उनकी जानिब से कि इस इजलास को काफी आगे ले जाया जाए। यानी कल इजलास बुला के फातिहा ख्वानी और दुआ के बाद इसको स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो इससे मुलतवी कर सकते हैं। वो कब तक मुलतवी करते हैं, क्योंकि इजलास तो बुलाया जा चुका है। उसमें पहले वो मोशन पेश होनी है, मंजूर होनी है 20% अक्सरियत के साथ। उसके बाद फिर वो 7 दिन की डेडलाइन बननी है कि 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करानी है और 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करानी है। तो ये कल जो मैदान लगेगा वो पार्लियामेंट में लगेगा। उसकी रीजन ये है कि अपोजिशन इसलिए शोर मचाएगी और अपोजिशन की पूरी तैयारी है कि देखें जी इजलास एक तो आपने ताखीर से बुलाया, उसके बाद आप आज भी ये मोशन जो है वो पेश नहीं करने दे रहे। बहरहाल इसका भी हतमी फैसला जो है वो होना बाकी है। ठीक है, अगर इसी बात को मैं सिद्दीक आपकी तरफ लेकर आऊं, अगर तो अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं, अभी तो तहरीक अदम एतमाद तक तो ये मामला अर्ली इलेक्शन वाला नहीं हो सकता, लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद का जो भी रिजल्ट आता है एंड वज़ीर आज़म इमरान खान साहब असेंबली डिसॉल्व करते हैं और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक तरफ से अपनी शिकस्त मान रहे हैं तभी वो इलेक्शन करवा रहे हैं? देखें, अर्ली इलेक्शन होने के 2 तरीके हैं। पहला जो अदील बड़ाई साहब कह रहे हैं कि तसादुम से बचने के लिए दोनों एक कदम पीछे हटें और इमरान खान साहब बिल्कुल इलेक्शन अनाउंस कर दें और अपोजिशन अदम एतमाद वापस ले ले। इस हवाले से देखें, इमरान खान साहब ने कल वाज़ेह कर दिया कि वो ये नहीं करने जा रहे और उन्होंने कहा कि मैं ना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ना उन्होंने कहा मैं इनके साथ बैठ रहा हूँ, इनके साथ बैठना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ, जंग लड़ूंगा, अवाम तैयार है, घर में नहीं बैठूंगा, लग पता जाएगा, और बड़ी बड़ी वो धमकियाँ भी दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो ये तो वो नहीं करने लगे कि वो खुद से रिज़ाइन कर दें या वो एग्रीमेंट कर लें, अपोजिशन के साथ बैठ जाए। ये चीज़ इमरान खान की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देगी अगर इमरान खान ये करने जाएंगे। तो इमरान खान किस सूरत में अगली इलेक्शन का सोच रहे हैं? वो इस सूरत में सोच रहे हैं कि अगर उनकी हुकूमत गिरा दी जाती है तो वो मजलूम होंगे, वो मजलूम बन जाएंगे कि देखें मैंने अमेरिका के को ललकारा, मैंने इस्लामोफोबिया पे बात की, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से बात की, मैंने रशिया और चाइना के करीब हुआ, मैंने अमेरिका को ललकारा, मैंने यूरोपीय यूनियन को ललकारा, मैंने ड्रोन हमले नहीं करने दिए, मैंने ड्रोन गिराने की बात की, मैंने आज़ादी खुद मुख्तारी की बात की, गैरत की, हमीयत की बात की, मैंने 2 टो कहा कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, तुम्हारे कमी नहीं है, तो इस वजह से मेरी हुकूमत गिरा दी गई है। ये चीज़ वो अवाम में लेके जाएंगे और अवाम इस चीज़ को मान रही है, अवाम को नजर आ रहा है। अगर किसी को नहीं नजर आ रहा तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ये जो अर्ली इलेक्शन की बात शेख रशीद साहब कर रहे हैं, फिर आपको नहीं लगता है पॉसिबल हो? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तो अपना एक और प्लान है ना। देखें, अर्ली इलेक्शन की बात क्यों हो रही है? मैंने आपको बताया ना कि एक अर्ली इलेक्शन ऐसे हो सकता है कि इमरान खान सरेंडर करके और अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाए, वो तो नहीं करने वाले। अब इमरान खान को क्या लगता है? इमरान खान को लगता है कि उनकी हुकूमत ये गिरा भी दें, इनकी हुकूमत गिरा भी दें तो होगा क्या? होगा ये हुकूमत गिराने से कि ये 11-12 जमातें तो बना नहीं सकती, वफाकी हुकूमत बना भी लें तो चला नहीं सकती। और मैं आपको बताऊं, जो चीज़ें ये अपोजिशन इक़्तिदार में आके करने का सोच रही है, ये इमरान खान की हुकूमत गिराने पे तो शायद इतना उस रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा आना है ना, वो तो किसी को तसव्वुर नहीं है क्या रिएक्शन आना है। लेकिन जो चीज़ें अगर वो हुकूमत बना के वो करेंगे तो उससे ज़्यादा रिएक्शन आएगा, लोग सड़कों पर होंगे और खुदा न खास्ता मुल्क जो है वो कहना जंगी की तरफ चला जाएगा। क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें करनी है कोशिश करेंगे, नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में बात करेंगे हेल्थ कार्ड, अभी से उन्होंने बता दिया वो खत्म करेंगे। तो अपने अगर आपको इक़्तिदार से हटा दिया जाए तो उसका मतलब है कि आप मुल्क में क़यास भी लेके आ सकते हैं। नहीं, अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो उसका राइट है, वो आएगा सड़कों पे। देखें अपोजिशन क्या कह रही है, इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले हमने नैब खत्म करना। जुलूस करना राइट होता है, लेकिन तसादुम की तरफ मामलात को लेके जाना, अवाम को कौन कंट्रोल करेगा यहाँ पे? जब आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आते ही नैब को खत्म करेंगे, सबसे पहला काम। दूसरा वो कह रहे हैं हेल्थ कार्ड खत्म करेंगे। तीसरा वो कह रहे हैं एहसास प्रोग्राम को खत्म करेंगे। चौथा वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे, बिजली के रेट बढ़ाएंगे। जब आप ये बातें करेंगे
तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि अवाम में कितनी नफरत आएगी। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वो तो चले ऑपोजिशन की अगली स्ट्रैटेजी क्या होती है वो नोबडी नोज। ये तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी होती है कि इस वक्त पीडीएम या ऑपोजिशन क्या बात करें। ब्रेक के टाइम में, ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि अगर ऑपोजिशन भी नहीं मान रही, हुकूमत भी नहीं मान रही, तो मामला तसादुम की तरफ जा रहा है। तो सिद्दीक, ब्रेक पे जाने से पहले आप ये कह रहे थे कि मामलात चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मान नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम सड़कों पर निकलेंगे। तो आप ये समझ रहे हैं कि मामलात तसादुम की तरफ जा रहे हैं? अगर तो जा रहे हैं तो उसको रोकना किस तरह से है? देखिए इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, जब हम ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि एक एक दिन इस अदम इस्तेहकाम का जो गुजरेगा वो मुल्क को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं कर रहा। जो भी इस मुल्क के साथ जो लोग मुखलिस हैं उनको ये बात देखनी होगी कि एक एक दिन की कीमत पाकिस्तान बहुत भारी अदा कर रहा है। आप मुझे बताएं, इन हालात में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्यों पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेगा? अगर कोई बाहर की कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहती है वो क्यों पाकिस्तान के अंदर आएगी? अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी, ये जो इमरान खान ने इनिशिएटिव दिए कि आए और यहाँ पर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे, क्यों आके इन्वेस्ट करेगा? और यहाँ का बिजनेसमैन क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। ये टीवी चैनल्स के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, अवाम में जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, इससे आपके डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, अदम इस्तेहकाम आएगा, मुल्क में बहुत ज़्यादा इस वक्त बहरान की कैफियत है। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह से दोनों जमातें, मुत्तहिदा अपोजिशन भी 11-12 जमातें और इधर से अकेले इमरान खान, इनके कारकुनान जिस तरह से दोनों के निकल रहे हैं, किसी एक शहर में भी खुदा न खासा तसादुम हो गया तो जगह जगह पे ये चीज शुरू हो जाएगी। तो ये तो लीडरान को समझाना चाहिए, आवाम को, अपने पार्टी वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को, कि सिचुएशन को इस तरफ ना लेकर जाए। सदीक साहब, आप समझते हैं कि अपोजिशन की भी ये जिम्मेदारी बनती है और हुकूमत को भी थोड़ी सी पेशेंस दिखानी चाहिए? देखें, बात यह है, हुकूमत क्यों पेशेंस दिखाए? किस बात की हुकूमत पेशेंस दिखाए? भाई आप बैरूनी एजेंडे के ऊपर एक हुकूमत को गिराने निकले हैं, आपने जमीर खरीदे हैं, आप यहाँ मंडियां लगा के बैठे हुए हैं। नहीं, मुल्क ना तबाह करें, सड़कों के भी ऊपर भी ना आए, बात भी ना करें, एहतजाज भी ना करें। जो आप इशारा दे रहे हैं सिद्दीक कि अगर ये ऑपोजिशन भी ना मानी और हुकूमत भी ना मानी तो मामलात एक दूसरे की लड़ाई की तरफ जा सकते हैं। देखिए, शरारत किसने की है? साजिश किसने की है? शरारत किसने की है? कौन ये हुकूमत गिराना चाहता है? आईनी हक है उनका, आईनी हक जितना है वो आपको भी पता है, जितना वो आईनी हक, जितने ये आइन के सगे हैं वो आपको भी पता है। जमीन खरीद के यहाँ पे मंडियां इन्होंने लगा के और बैरूनी एजेंडे पे एक हुकूमत गिराना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया, वो यूरोपीय यूनियन के खिलाफ खड़ा हो गया, वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हो गया, वो आजादी और खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, वो गैरत की बात कर रहे हैं, वो कौम के मफादात की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब खुद कहते थे अगर मेरे अपने ही लोग मुझसे बिक गए ना तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। भाई अपने लोग नाराज नहीं, वो कहते थे अपने लोग नाराज हैं, किसी एजेंडे पे हो ना। अब मुझे बताएं, राजा रियाज कहते हैं कि करप्शन हो गई है और हमने करप्शन खत्म करनी है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मिलके। आप ऐसे करें मारिया, आपके पास है 3 दिन, आप यहां से कैमरामैन लें, माइक लें, जाके सिर्फ आपने एक ही सवाल लोगों से करना है कि तहरीक इंसाफ को छोड़ के जो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के साथ जा रहे हैं, क्या वो नजरिए के लिए जा रहे हैं? आपने लाइव चलाना है, वो देख लेंगे कितने लोग ये बात कहते हैं, पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है। लेकिन अभी कुछ देर पहले अहमद हुसैन साहब को सुन थी, जो पीटीआई के मुनखरिफ अरकान में से एक हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने ही नहीं दिया जा रहा, हमारा शिकवा सुना ही नहीं जा रहा, तो फिर हमारी नाराजगी तो बनती है ना। देखें, फिर इस बात पे, देखिए इस बात पे आप हुकूमत गिरा देंगे। आप पीटीआई के टिकट पे जो लोग वोट लेके आए हैं, ये वो शख्स है जिसकी वजह से धरना हुआ बनी गाला के बाहर, जिसको वहां मुल्तान टिकट दिया था उसे वापस लेके इसको दिया। इतना बड़ा एहसान किया, इससे ज्यादा एहसान फरामोशी क्या हो सकती है कि जिस बंदे एक से टिकट लेके आपको दिया, आपको oblige किया, और उसके बाद आप अगर तहरीक इंसाफ का वोट किस बात पे लिया, बल्ले पे लोगों ने ठप्पे किस लिए लगाए? पहला नारा इमरान खान का यह था कि मैं नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का एहतसाब करूंगा। आज आप उसी नवाज शरीफ और जरदारी की गोद में जाके बैठ गए। ठीक है, मैं इसी पे अदील चाहूंगी, लास्ट 1 मिनट आप भी टेक दीजिए ताकि सिचुएशन थोड़ी और क्लियर हो जाए कि ये जिम्मेदारी किसकी बन रही है कि जो इस वक्त मुल्क में तसअद्दुम की तरफ चीजें जा रही हैं वो ना हो। देखिए, जिम्मेदारी दोनों की है, दोनों जो हैं एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि दोनों के लिए यूटर्न नहीं है। दोनों को सियासी क़ियादत, सियासी बड़ों के तौर पर बैठना चाहिए, अपने सियासी मफादात को नहीं देखना चाहिए। और देखें, ये जो कहा जा रहा है ना फिर जी नहीं, इमरान खान को यू टर्न नहीं लेना चाहिए, इमरान खान को बैठना नहीं चाहिए, देखें इसकी भी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। तो आपकी फिर गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर सड़कों पे आएंगे, अगला इलेक्शन जीतना जो है वो ज़ाहिर इतना आसान काम नहीं होगा, वहाँ भी आपको इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात की क्या गारंटी है कि आप कोई 2 तिहाई ले आएंगे या सादा अक्सरियत ले लेंगे? तो ये बहुत बड़ा रिस्क है।
ठीक इसमें है। इमरान खान साहब को भी टाइम- मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को तो ठीक है, करना ही चाहिए, बहरहाल- इमरान खान साहब को भी इसमें दायरा देखना चाहिए। बहरहाल ये पार्लियामेंट की जंग है तो वहीं पर लड़ी जाए, हुकूमत लड़ रही है चाहे वो अपोजिशन लड़ रही है, वहीं पर लड़ी जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा ताकि मुल्क में तसादुम की सूरत हाल ना पैदा हो। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।